एक घर का रिश्ता, एक घर की हेल्थ इस चीज़ पे निर्भर करती है कि क्या आप सुनते हो, सोचते हो, क्या आपके बड़े सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, क्या आपके पेरेंट्स बोलते हैं। और एक बच्चे की परवरिश निर्भर करती है कि उसके बड़े क्या बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, घर का माहौल कैसा है। Narrow minded generational repetitions can ruin your personal growth, can ruin the way you think about life and people. It can literally take away so much, it can take away your ability to open your mind, to become flexible, to grow. हाय गाइस, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच। वेलकम टू ब्लंट विद के। आज मैं बात कर रही हूँ अबाउट नैरो माइंडेड जेनरेशनल रेपिटिटिव बिहेवियर। कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि बहुत जेनरेशन से रिपीट होते आ रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बोलते आ रहे हैं और हमारे बड़े बोलते आ रहे हैं, हम लोग पास करते आ रहे हैं, एक दूसरे को बोलते आ रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं कि क्या ये सही है, क्या ये हेल्दी है, क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है, क्या ये बोलना सही है, ये बिहेवियर सही है। इस पे हम ज़्यादा थॉट नहीं डालते हैं। तो मेरे आज के पॉडकास्ट में ऐसे ही कुछ पॉइंटर्स मैं लेके आ रही हूँ जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसमें कुछ खास सोच नहीं डली थी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लोग बोलते आ रहे हैं, हम लोग करते आ रहे हैं, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम घरों में सुनते आ रहे हैं और हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, या फिर हमारे में करेज नहीं है, हमारे बड़े हमको क्वेश्चन उठाने नहीं दे रहे हैं कि ये जो बात आप हमेशा से करते आ रहे हो वो सही नहीं है। It can be internally, mentally harming, it can be stressful. ये narrow minded generational repetitions बहुत ज़्यादा internally हमको hurt कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में बात करते हैं। पहली narrow minded सोच तो है कि silence is respect। घरों में ऐसा बहुत होता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, बड़ों के आगे मत बोलो, वापस में जवाब मत दो। अगर आप वापस में जवाब दे रहे हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्ट। अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो एंड यू डिसएग्री, देन इट इज़ कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्ट। तो बहुत सारे घरों में साइलेंस इज़ अप्रिशिएटेड फ्रॉम यंगर जेनरेशन, कि यंगर जेनरेशन जो है वो चुप रहे, वो बात माने और हर चीज़ पे चुप रहे। औरतों पे भी ये बहुत ज़्यादा जेनरेशनल रेपिटेशन हो रही है कि औरतें चुप रहनी चाहिए, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड रिस्पेक्ट। If you speak, if you say something against your elders, your parents, if you have an opinion that is not same and that is not matching and that is not in agreement with others, तो that is considered disrespect. आपने वापस में बोल दिया तो डिसरिस्पेक्ट हो गई। शादी करके बहुत सारी औरतों की ये कहानी हो जाती है कि उनके इन लॉज उनके हर एक बोलने वाली चीज़ में रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट ढूंढने लग जाते हैं। आपने कुछ भी वापस में बोला तो डिसरिस्पेक्ट है। डॉटर इन लॉज को मेजरली डिसरिस्पेक्टेड एटीट्यूड में देखा जाता है, क्योंकि वो लोग चुप अगर नहीं रहती हैं तो उनको डिसरिस्पेक्टफुल बुला दिया जाता है। साइलेंस इज़ कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल and once you speak it's considered disrespectful. This is one of the narrow minded generational repetition. बहुत सालों पहले ये शुरू हुई बात है कि चुप रहने को कंसिडर किया जाता था एज रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, एंड बहुत घरों में अभी भी वही रिपीट हो रहा है कि वो मूवी का डायलॉग सुना है ना, कभी खुशी ना कभी गम में अमिताभ बच्चन बोलता है, बस कह दिया ना तो बस कह दिया। और पूरी पिक्चर में जया बच्चन मोस्टली चुप दिखाई है टुवर्ड्स व्हाट इज़ हैपनिंग, और उसका हस्बैंड उसको रिप्लाई करता है बस कह दिया ना तो कह दिया। ऐसी पता नहीं कितनी सारी मूवीज़ हैं जिसमें औरतों को चुप
दिखाया गया है, और अगर औरतें बोल रही हैं तो लड़ाई हो जाती है, या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो जाता है, या ये हो जाता है कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ये वर्ड कैसे यूज़ कर दिया, या तुम्हारी आवाज़ कैसे बढ़ गई। तो बहुत ईज़िली ये बता दिया जाता है कि तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दी, जैसे कि पता नहीं पाप हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, elders know the best. This is also a very narrow minded generational repetition, और मुझे बहुत हंसी आ रही है ये बोलते हुए। मैंने हेल्दी एल्डर्स बहुत कम देखे हैं। मैंने अनहेल्दी, बदतमीज़ ऐसे एल्डर्स जो कि आपको घूर रहे हैं, फिज़िकली आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, घर के अंदर डिक्टेटर बने हुए हैं, घर के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, बड़ों ने कुछ बोल दिया है तो सबकी फटी पड़ी है, सबको डर लग रहा है, घर में घर का माहौल ख़राब हो गया है बड़ों की वजह से। मम्मी ने कुछ बोल दिया है तो ये हो गया, पापा ने कुछ बोल दिया है तो ये हो गया, दादा ने, नाना ने, दादी ने। हर कोई बड़ा बनते ही अपने आप को भगवान समझने लगता है, एंड दे बिहेव लाइक दे नो द बेस्ट, एंड दे डोंट वांट यू टू क्वेश्चन दैट। घरों के अंदर ये बिहेवियर नॉर्मलाइज कर दिया है, जबकि ये इतनी छोटी सोच है। आपकी उम्र बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर बुढ़ा हो रहा है, आप दिमाग से बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, बहुत रूड मीन बिहेव कर रहे हो, लेकिन आप बड़े हो गए हो तो वो एक पता नहीं कौन से उस पे स्टेज पे बिठा देते हैं कि बड़ों को आप कुछ नहीं बोल सकते, बड़े सब सही बोलते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अरे बड़ों ने बोला है ना तो सही बोला होगा। ये बात है कि बड़ों के पास एक्सपीरियंस होता है, और हम लोग भी बड़े हो रहे हैं। आप 20 साल के हो, आप किसी 2 साल के साथ बैठोगे तो आप भी बड़े लगोगे। मैं 34 की हूँ, मैं किसी 3 साल के बच्चे के साथ बैठूँगी तो मैं बहुत बड़ी लगूँगी। कोई 64 इयर्स का होगा, वो मेरे साथ बैठेगा तो उसके पास बहुत तजुर्बा होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा, स्टोरीज़ होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा बताने के लिए। तो हर कोई किसी ना किसी से बड़ा चल रहा है, हर कोई किसी ना किसी से छोटा चल रहा है। उम्र से ये नहीं डिसाइड होता कि आपको सब कुछ पता है या नहीं पता है। उम्र से ये भी नहीं डिसाइड होता कि आप सही हो या गलत हो। आप अपने लिए सही हो, आप दूसरे के लिए सही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत छोटी लिमिटेड सोच है जो घरों में बहुत यूज़ होती है, और इमोशनली एब्यूज़िव होती है, इमोशनली स्ट्रेसफुल होती है, बहुत डैमेजिंग होती है कि बड़े हैं तो उनको सब पता है और वो सही हैं। तीसरा मेरा फेवरेट, तो थोड़ी सी बैक स्टोरी ये है कि मेरे पेरेंट्स तो डिवोर्स्ड हैं ही। पूरी ज़िंदगी मैंने इस चीज़ का शेम कैरी किया है, लोगों ने मेरी बहुत उतारी है, बहुत एम्बैरस किया है मेरे को, बहुत कुछ बोला है, शेम किया है कि तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं। और अब मैं खुद अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, तो आई एम श्योर मेरे बच्चे की भी एक कहानी निकलेगी आगे चल के। लेकिन हमारी सोसाइटी में शादी इज़ कंसिडर्ड एन एसेंशियल, एंड देन अगर शादी नहीं सही चल रही तो उसमें रहना इज़ कंसिडर्ड अ ब्रेव पॉइंट। इट इज़ कंसिडर्ड कि आपने शादी चलाई है तो मतलब आप सक्सेसफुल हो गए हो, और अगर शादी नहीं चली है तो यू आर अ फेलियर। और मैंने बहुत टॉन्ट सुने हैं जो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत अपने पे काम किया है, बहुत अपनी मेंटालिटी पे काम किया है। लेकिन हमारे कल्चर में शादी इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल, एंड देन शादी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड लाइफ इम्प्रिजमेंट। कितने सारे लोगों से आप ये बात सुनोगे कि अब तो हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, मैं अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकता, एज इफ़ कि अब ये एक सज़ा हो गई है। कितने सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। मुझे कितने सारे लोग पता है जिनके लिटरली बच्चे हैं फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और घरों में वो शादी मेंटेन करते हैं। मुझे कितने सारे ऐसे भी लोग पता हैं जिनके अपने रिश्तों में अफेयर हैं विद देयर कज़न्स, लेकिन शादी मेंटेन करते हैं। तो शादी की एक पिक्चर तो चल रही है, लेकिन अंदर क्या कहानी चल रही है वो आपको नहीं पता, और लाइफ इम्प्रिजमेंट की तरह शादी जीते हैं। कितने सारे ऐसे भी लोग हैं, कितनी सारी लेडीज़ हैं, कितनी सारी औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स उनको टच भी नहीं करते, उनको मारते हैं, उनको ताने मारते हैं, उनके इन लॉज उनको परेशान करते हैं। वो औरतें इतनी स्ट्रेस्ड हैं,
लेकिन शादी चलनी चाहिए, शादी होनी चाहिए और शादी चलनी चाहिए। इसी में रहो, इसी में जियो और इसी में ट्राई करते रहो। ये भी एक बहुत छोटी सोच है, चलती आ रही है, हम बोलते आ रहे हैं, हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। हम वापस में ये सब जवाब दे देते हैं कि अरे बहुत मुश्किल है, सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, बच्चे के लिए सोचो, बच्चे के लिए करो। बच्चे के लिए जब आप एक शादी में रहते हो जो शादी चल नहीं रही है, हेल्दी नहीं है, और आपको ही पता है कि कितनी अनहेल्दी है, तो आप उस बच्चे को भी यही सिखा रहे हो कि इट्स ओके, बस रहो, इसी के अंदर रहो, कर ली है तो रहो। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल के अपने बच्चे को कुछ और सिखाओगे, जब जो आप कर रहे हो ना वो ये बच्चा आपका सीखेगा आपसे। तो ये चलता आ रहा है। मेरी इतनी यंग एज में शादी करा दी थी, जबकि मेरी खुद की मदर डिवोर्स्ड है। तो कोई सीखना भी नहीं चाहता कि शादी बहुत टाइम लेके करनी चाहिए, शादी ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत दुखी थी, तो भी मेरे को हर जगह से यही प्रेशर आता था कि अब इसको चलाओ, मेक द बेस्ट लेमनेड आउट ऑफ द लेमन्स प्रेजेंटेड। तुम खुश हो या तुम खुश नहीं हो, उसका स्टैम्प हम देंगे। और हम क्या स्टैम्प देंगे कि तुमको खुश रहना चाहिए, ख़त्म, जो है उसमें खुश रहो, बाकियों को देखो और खुश रहो। ऐसे सेंटेंसेस पता नहीं कितने टाइम से चलते आ रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस कितने ज़्यादा डैमेजिंग हैं। रिपीट कर कर के हम अपने आप को दुखी रख रहे हैं और हम दुखी ही चलते आ रहे हैं। ये सब सोच, ये सब सेंटेंसेस एक नैरो माइंडेड दिमाग से आती हैं और जेनरेशनल रेपिटेशंस की वजह से ये चलती ही आ रही हैं। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, कि मेंटल हेल्थ इंडियन फैमिलीज़ में कैसे रिसीव करी जाती है, परसीव करी जाती है, क्या बातें होती हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, कैसे डील किया जाता है। मेंटल हेल्थ अभी भी एक टैबू है, थैंक्स टू जेनरेशनल इलिटरेसी। जेनरेशनल इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड तो है ही ऑन मेंटल हेल्थ, हमारे कल्चर में तो इतनी ज़्यादा है कि अभी तक हम लोग मेंटल हेल्थ के नाम पे चिल यार, रिलैक्स किया कर, ज़्यादा मत सोचा कर, अरे सुबह उठोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस पास करने से पहले हम एक बारी भी नहीं सोचते। सिंपली हम बस बोलते रहते हैं, अपनी ज़बान चलाते रहते हैं, उससे हम कुछ भी बोलते रहते हैं। हमें ये नहीं रियलाइज़ होता कि सामने वाले के दिमाग में किस तरीके से ये चीज़ जा सकती है। ये मेंटल हेल्थ को मजाक की तरह डील करना इज़ कमिंग फ्रॉम जनरेशंस। इट्स अ वेरी क्लोज्ड माइंडेड इलिटरेट अप्रोच, और ये चलती आ रही है, चलती आ रही है, और कितने घरों में चलती आ रही है। नेक्स्ट वन इज़ माई फेवरेट, इट इज़ ओबीडियंस इज़ लव। आई थिंक इस पे मैं कुछ 5 करोड़ पेजेस का ऐसे लिख सकती हूँ। बचपन से ही हमारे घरों में बच्चों से सिर्फ ओबीडियंस एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट करी जाती है। एक्सेप्टेड बिहेवियर भी होता है ओबीडियंस, एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी होता है ओबीडियंस। बात मानना चाहिए तब प्यार मिलेगा, बात मानना चाहिए तो प्यार करता है या करती है। पेरेंट्स का बच्चों से बात मानने का एक जो एक्सपेक्टेशन है वो इतना ज़्यादा है। ओबीडियंस इन आवर कल्चर इज़ कंसिडर्ड लव, क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखो, अगर आप घरों की थोड़ी सी हिस्ट्री समझो, तो हर घर में एक कोई बहुत भयंकर डिक्टेटर है जो अपने आप को राजा समझता है। ठीक है, राजा या रानी, जेंडर छोड़ दो, वो अपने आप को भगवान समझता है। अब उस इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है कि सब उसकी बात मानेंगे। जब वो इंसान मर जाता है, उसके पद पे कोई और एक बड़ा इंसान आ जाता है, फिर उस इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है कि सब उसकी बात मानेंगे। फिर वो मर जाता है, फिर कोई और आ जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर कोई और आ जाता है। सब इसी लूप में चलते हैं। ओबीडियंस, बड़े एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे उनकी बात मानेंगे, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है कि हम ओबीडियंस को लव से कंपेयर करते हैं।
तुम बात मानते हो तो तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बात नहीं मानते हो तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम बात मानते हो तो तुमको प्यार मिलेगा, तुम बात नहीं मानते हो तो शायद तुमको प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. बहुत भयंकर जनरेशनल रेपिटेशन इज ओबीडियंस इज लव. ओबीडियंस इज लव इतने सारे लोगों के घरों में चल रहा है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं माने तो ऐसा भी होता है कभी कभार कि वो, अब मैं उस बच्चे को एज एन एडल्ट इमेजिन कर रही हूँ, ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स डिसोन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बात ही नहीं करते, पनिश करते हैं. तो आप सोचो कि उस इंसान पे क्या बीतती होगी जिसने बात नहीं मानी. और बात कुछ भी हो सकती है. करियर मेरे हिसाब से चूज़ करो, पार्टनर मेरे हिसाब से चूज़ करो, लाइफ मेरे हिसाब से जियो, जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो करो. इमोशनल मैनिपुलेशन इज़ ओबीडियंस. हर वक्त ओबीडियंस एक्सपेक्ट करना इज़ इमोशनल मैनिपुलेशन. एंड वो करके हम इमोशनली किसी से कुछ भी करा सकते हैं इन द नेम ऑफ लव. बहुत छोटी सोच है, बहुत सारे घरों में चल रही है, रिपीट पैटर्न की तरह चल रही है, जेनरेशनल कर्स की तरह चल रही है. अगला पॉइंट है मेरा, जो शायद आपने मुझसे सुना होगा लेकिन फिर भी बात करते हैं इस बारे में बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी. घरों के अंदर अगर एक इंसान थोड़ा सा डिफरेंट निकलता है तो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय शेम करने लग जाते हैं. अगर वो इंसान डिफरेंट सोचता है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं. तो बहुत एक जेनरेशनल पैटर्न रिपीट होता है कि मेजॉरिटी सही है और माइनॉरिटी गलत है. कि मतलब अगर 4 लोग घर में एक बात बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे होंगे और जो एक इंसान कुछ बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ कोई एग्री नहीं करता. तुम्हारी बात खारिज. हर एक घर में एक कोर्ट सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर instead of everybody having their spaces to be, to express, to live, everybody gets on to each other's lives and makes sure कि जज करें, रिपीट करें, बोलें, एग्री कराएं, सबके साथ चलने चाहिए का मतलब होता है कि मेजॉरिटी में ही सब मिलके चलें, कोई अलग नहीं होना चाहिए. बहुत छोटी सोच है, बहुत जनरेशन से चल रही है. कितने सारे लोग जो कि गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, अपने घरों में बताते ही नहीं हैं इसी वजह से क्योंकि कोई उनको समझना नहीं चाहता बिकॉज़ वो लोग अलग होते हैं और मेजॉरिटी में कोई समझता नहीं है तो इसलिए वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, चुप रहने लगते हैं, अपने में रहने लगते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं. मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी घर में शुरू होता है. बाहर तो आप बाद में सुनोगे, स्कूल में आप बाद में सुनोगे, घर में सबसे पहले होता है. ये एक जेनरेशनल नैरो माइंडेड सोच है जिससे हम बाहर ही नहीं आ पाए हैं. और लेट मी जस्ट ऐड दिस, ये सब जगह नहीं चल रहा है, कई जगह पे तो चल ही रहा है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, कई घरों में बहुत भयंकर लेवल से चल रहा है, मेजरली चल रहा है. जनरलाइज नहीं करेंगे, क्या पता आपके घर में नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके घर में ये बिहेवियर नहीं होता. कईयों के घर में होता है, आपको पता नहीं है क्योंकि आप वहाँ नहीं रहते. ये बोलना बहुत ज़रूरी था, शुरुआत में बोलना चाहिए था लेकिन अभी याद आया तो मैं अभी बोल रही हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हो ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो आप शायद नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपके साथ नहीं हुई, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो शायद आप समझ पाओगे क्योंकि आप ही के साथ हुई हैं. जेनरेशनल रेपिटेशंस के बारे में बात करें और वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को बहुत नेगेटिवली देखा जाता है. ऐसा कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते.
वाइल सम ऑफ इट इज़ ट्रू कि कई लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, बट देर इज़ ऑल्सो अ साइड वेयर सब लोग आपस में एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, घर में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ नहीं रहे होते। वेस्टर्न कल्चर में सब कुछ गलत नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में औरतों को फ्रीडम मिलती है टू वर्क, टू वेयर व्हाट दे वांट टू वेयर। काफ़ी हद तक वेस्टर्न कल्चर ओपन माइंडेड है टू LGBTQ कम्युनिटीज़। हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को शेम करके बोला जाता है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर को बिगाड़ रहा है। वेल, हमारे कल्चर में अगर घरों में औरतें मोलेस्ट नहीं हों, बाहर औरतें रेप नहीं हों और सबको एक्सेप्ट किया जाए, तो हम लोगों को वेस्टर्न कल्चर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के अंदर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का गेम बंद हो जाए, घर के अंदर भी पॉलिटिक्स बंद हो जाए, तो वेस्टर्न कल्चर की तरह हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग वेस्टर्न कल्चर को शेम करते हैं, पर इंडियन कल्चर में क्या करते हैं? हर एक औरत दूसरी औरत के पीछे पड़ी हुई है, आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, बार बार सेम बातें बोल रहे हैं। एल्डर्स को ही भगवान बना दिया है। एल्डर्स का बिहेवियर भगवान जैसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों के ऊपर सबकी तानाशाही चलती है। तो हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड की ज़रूरत है। सिस्टम अपग्रेड हो ही नहीं रहा। सिस्टम अपग्रेड धीरे धीरे होगा तो ना हमें वेस्टर्न कल्चर लेने की ज़रूरत है, ना हमें अपना कल्चर छोड़ने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अपग्रेडेड कल्चर बना सकते हैं, विच इज़ मोर सिविलाइज्ड, which is more accepting, which is more sensitive, which is more for everybody. ये बात सुनिए, women are home breakers और home makers। एक औरत से ही घर बन सकता है या टूट सकता है। तो मतलब अगर इस बात से चलें तो आदमी कुछ नहीं करता है। बच्चा भी एक औरत ही पैदा करती है, घर भी एक औरत ही बना रही है, चला भी औरत ही रही है, तोड़ भी औरत ही रही है, आदमी सो रहा है। आई थिंक पता नहीं कितने सालों से हम ये बोलते आए हैं, जस्ट टू प्रेशराइज वेमेन टू एडजस्ट इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कि बेटा तुम ही घर बना सकते हो या तुम ही तोड़ सकते हो, तुम घर को सबको इकट्ठे करके चलो। मतलब आदमी कुछ नहीं कर रहा। बहुत छोटी सोच है, औरतों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए बनाई गई है, औरतों को शेम करने के लिए, प्रेशर में डाल के जीने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, सेल्फ सैक्रिफाइस बनाने के लिए, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग क्रिएचर्स बनाने के लिए बनाई गई है। औरतों को दबाने के लिए बनाई गई है, औरतों के ऊपर ब्लेम डालने के लिए बनाई गई है, औरतों पे इतनी जिम्मेदारी डालने के लिए बनाई गई है कि बाकी किसी को कुछ करना ही नहीं पड़े, सब बैठ के मूंगफली खाएं, क्योंकि हर चीज़ तो एक औरत की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे जेनरेशनल रेपिटिशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये तो मैंने थोड़ी बहुत रखी हैं जो मुझे समझ में आती हैं। इसमें सोचने वाली बात ये है कि बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपग्रेड की ज़रूरत है। एल्डर्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर अनहैप्पी हो शादी में तो शादी से बाहर आके सोचना पड़ेगा। सोसाइटी में आपकी क्या इमेज बन रही है, इसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा अपने लिए। घरों के अंदर इज्जत सबको देनी है, सिर्फ बड़ों को नहीं। बच्चों से सिर्फ हाँ जी की उम्मीद नहीं करनी। बच्चे अपनी मर्ज़ी से भी जी सकते हैं, बच्चे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट हर्टिंग समबडी एंड दे आर लीगली सेफ, एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग थिंग्स फॉर देयर बेनिफिट विदाउट हर्टिंग एनीबडी। बच्चों को समझना, अपने आप को बड़ा बना करके इंटाइटल्ड नहीं बन जाना, और जेनरेशन से जो चलता आ रहा है वो वैसे ही चलता रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सोच रखना ये बहुत ज़रूरी है फॉर अस टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग चेंज होना ही नहीं चाहते। जब हम नैरो माइंडेड सोच के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे भयंकर चीज़ तो यही है कि ओपन माइंडेड होने के लिए हमको चेंज होना पड़ेगा, हमको दूसरों को चेंज करना पड़ेगा, जो चेंज नहीं हो रहे उनको छोड़ना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें होंगी। एक तो हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा,
एक दूसरों को चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और एक जो बिल्कुल ही चेंज नहीं होना चाहता और उसके बिहेवियर से हम बहुत ज़्यादा दुखी रह रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये तीनों ही चीज़ों में मेहनत लगती है, इन तीनों चीज़ों में करेज लगता है, टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत बैक एंड फोर्थ लगता है, बहुत लॉस हो जाता है। कोई भी रिश्ता तोड़ना मुश्किल है, कोई भी रिश्ता जोड़ के रखना भी मुश्किल है। बोला ये जाता है कि कोई भी रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही झूठी लाइन है। रिश्ता तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है जितना जोड़ना है। किसी के लिए भी रिश्ता तोड़ना और जीना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी उस रिश्ते को चलाना बहुत मुश्किल है। तो पुरानी बातों में क्वेश्चन उठाना, पुरानी बातों से चिपक के नहीं रह जाना, अलग तरीके से सोचना, या कोई अगर अलग तरीके से सोच रहा है तो उसको थप्पड़ नहीं मार देना, उसको थोड़ी सी जगह देना कि वो अलग तरीके से सोच सकता है, वो अलग हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ गलत है। ऐसी चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा पुश करना, टू बिकम बेटर, टू ग्रो, कि पकड़ के नहीं रख लेंगे कि अगर 10 साल से कोई रीति रिवाज चल रहे थे तो वो 11वें 12वें साल पे भी चलेंगे। रीति रिवाज चेंज हो सकते हैं, आपके रिचुअल्स चेंज हो सकते हैं, आपके ट्रेडिशंस चेंज हो सकते हैं, अच्छी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। चेंज इज़ अ गुड थिंग when you are improving. When you are doing the same shit again and again in the name of traditions, in the name of हम तो ऐसे ही हैं, हम चेंज नहीं हो सकते, ये हमारे रीति रिवाज हैं, ये वाली चीज़ें नैरो माइंडेड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं। तो सॉल्यूशंस हैं। आप शुरू करो अपने आप से, आप शुरू करो अपने आसपास से। और बड़ों को सिखा नहीं सकते, बड़ों को चेंज नहीं कर सकते। जितना सच ये है उतना सच ये भी है कि आप अपने हिसाब से जी सकते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। उसकी बस एक कॉस्ट होती है कि बड़े बहुत पिस ऑफ हो जाते हैं, बड़े बहुत इरिटेट हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, डिसोन भी कर देते हैं। मैनी डिफरेंट वेज, मैनी डिफरेंट थिंग्स, दीज आर जस्ट आइडियाज़। तो आप शुरू करो। आज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी नैरो माइंडेड सोच को ओपन माइंडेड करना है, तो आप अपने दिमाग में, अपने बिहेवियर में ओपन माइंडेड थॉट्स लाने की कोशिश करो। ओपन माइंडेड होने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि अपने आप को देखो कि मेरी सोच छोटी है, मुझे अपनी सोच इम्प्रूव करनी है। और धीरे धीरे आप अपनी सोच इम्प्रूव कर सकते हो, आप अलग तरीके से सोच सकते हो। इट्स पॉसिबल, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स पॉसिबल। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको कोई नैरो माइंडेड जेनरेशनल रेपिटेशन दिखा है, कोई सोच दिखी है, जेनरेशनल थॉट दिखा है। डू कमेंट एंड शेयर विद मी what you are going through. I really want to read in the comment section below. If you want to schedule a session, email me and we will sit across and work on whatever you are going through. I might be able to guide you. Who knows? Subscribe, share, and check out my Instagram as well. I will see you next Saturday, 10 a.m. on Blunt with K. Thanks for watching. Bye.